ये है Amazon बेस्ट सेलर लैपटॉप्स की लिस्ट। मतलब Amazon पर ये लैपटॉप सबसे ज्यादा बिके हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें मोस्टली लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जैसे ये सेम स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप इससे बेटर प्रोसेसर के साथ मुझे सस्ते दाम में मिल रहा है। तो महंगा और कम पावरफुल होने के बाद भी ये लैपटॉप ज्यादा क्यों बिक रहा है? क्योंकि लोगों को लैपटॉप लेना नहीं आता। और अब AI की एक नई भसड़ और आ गई है, क्योंकि अभी सबके दिमाग में यही है कि अगर हम AI के साथ कंपेटेबल नहीं हुए तो या तो हमें फ्यूचर में नौकरी मिलेगी नहीं या नौकरी रहेगी नहीं। तो ऐसे में अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर, कोडर हो या ट्रेडर, गेमर हो या एडिटर, आज आप सबको अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप कैसे लेना है वो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में पता चल जाएगा। अब एक लैपटॉप लेने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अगर आपको ये बातें नहीं सुननी तो आप डायरेक्ट स्टेप 1 पे जा सकते हो। ये रहा टाइम फ्रेम। जितने लोग रुक गए आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब एक फोन खरीदने में और लैपटॉप खरीदने में बहुत फर्क होता है। अगर आप 20,000 का फोन खरीदने जा रहे हो तो मेरी सलाह रहती है कि ट्राई करो कि 17, 18, 19,000 तक फोन मिल जाए। नहीं बात बनती तभी जाकर 20,000 का फोन लेना। लेकिन लैपटॉप के केस में मेरी सलाह बिल्कुल उल्टी है। अगर 30,000 का बजट बना रखा है और 35,000 में आपको बहुत ज्यादा अपग्रेड के साथ एक लैपटॉप मिल रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 35,000 वाला लैपटॉप लो। अगर बजट नहीं बन पा रहा तो 1-2 महीने वेट कर लो और फिर वो लैपटॉप लेना। लेकिन लैपटॉप लेते टाइम हार्डवेयर से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। दूसरी बात, चाहे लैपटॉप 50,000 का हो, 80,000 का हो, 1 लाख का हो या 5 लाख का हो, हमेशा सेम प्राइस के साथ एक लैपटॉप से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक डेस्कटॉप देगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करो कि आपको एक लैपटॉप की नहीं एक डेस्कटॉप की जरूरत है। और जब तक आपका दिमाग आपको माँ बहन की गाली न देने लगे कि नहीं बिना लैपटॉप के तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, तभी एक लैपटॉप को कंसीडर करो। कई बार हम सिर्फ अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि हमें लैपटॉप की जरूरत है या लैपटॉप आने के बाद अब मैं बाहर जाकर अपने काम को कर लूंगा। बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। लैपटॉप हमेशा घर पे पड़ा रहता है। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे ऐसी जगहों पर खर्च करे हैं जहां पर मैंने इमेजिनरी दुनिया बना ली थी कि मैं इसको ऐसे यूज करूंगा और वैसे कभी यूज नहीं करा। तो मैं सब करके पछता चुका हूं, चाहता हूं कि तुम न पछताओ। चलो अब सारी कैलकुलेशन करने के बाद जब हमें पता चल गया है कि अब लैपटॉप से ही हमारा काम होगा तो सबसे पहले ये जान लो कि कौन सा लैपटॉप नहीं लेना। प्रोसेसर चाहे AMD का हो या इंटेल का, अगर उसके आगे ये वर्ड्स नहीं लिखे हुए तो उन प्रोसेसर वाले लैपटॉप को मत लेना। सेलेरॉन, पेंटियम, एथेलॉन, सेम्प्रॉन, मेगाट्रॉन, डिसेप्टिकॉन्स कुछ भी लिखा हो, अगर ये सब नहीं लिखा तो मत लेना। हमें इन लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशन भी नहीं देखनी। दूसरा, क्रोमबुक्स भी नहीं लेना। क्रोमबुक्स सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनको वेब ब्राउजिंग करनी है और कंटेंट देखना है। अगर इन दोनों काम के अलावा तीसरा कोई भी काम आता है देन ओनली एंड ओनली गो फॉर अ विंडोज लैपटॉप। जिनको मैकबुक चाहिए उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में 1-2 वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहां चले जाना। चलो सबसे पहला काम करते हैं हम अपने आप को इन 3 में से किसी एक ग्रुप में डालने का। पहला, प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई, बिजनेस ऐप, ऑफिस ऐप, डेली एक्टिविटी और ट्रेडिंग वगैरह आ जाता है। इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट है रैम, बैटरी और वेट ऑफ द लैपटॉप। दूसरा है क्रिएटिव, यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग, UI UX डिजाइनिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन और कोडिंग को भी मैं इसी कैटेगरी में डालूंगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है CPU, स्क्रीन और रैम। तीसरी कैटेगरी है हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप। इसमें सारे गेमर्स, वीडियो एडिटर्स, मोशन ग्राफिक, 3D वीडियो एनिमेटर्स, AI और मशीन लर्निंग के जितने भी काम है वो सारे इस हाई एंड परफॉर्मेंस वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ GPU और CPU सबसे इंपॉर्टेंट है और एडिटर्स के लिए स्क्रीन भी। अब यहाँ आपने ध्यान रखना है कि आप गलती से भी गलत कैटेगरी में मत चले जाना। सोच रहा हूँ एडिटिंग एनिमेशन शुरू कर दूं, सोच रहा हूँ कोडिंग शुरू कर दूं, तो ये सोचने के आधार पे अपना लैपटॉप चूज करोगे तो हो सकता है गलत लैपटॉप ले आओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मुझे कोडिंग वगैरह करने में बड़ा मजा आएगा तो कोडिंग के लिए लैपटॉप ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि आपको वीडियो एडिटिंग में ज्यादा मजा आ रहा है, तो वहां पर CPU के साथ साथ GPU भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आप ऐसा लैपटॉप उठा के लाए हो जहां पर CPU मेन पार्ट है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम अपना लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, उनके दिमाग में सवाल आएगा कि यार बिना टेस्ट करे, बिना कुछ एक्सपीरियंस करे हम कैसे बता दें कि हमारे लिए क्या चीज सही है। आई एग्री, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज में है। अपने YouTube का लाइक्ड, सेव या फिर प्लेलिस्ट खोलो। YouTube की ये हिस्ट्री और सेव्ड प्लेलिस्ट आपको ये बता देगी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपकी ये सारी फील्ड खाली है और जितने भी हिस्ट्री है वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट और कचरा कंटेंट है, तो प्लीज पहले अपनी स्किल बेस्ड वीडियो की एक लाइब्रेरी बनाओ। वहां पर देखो कि आप किस स्किल को सीखने वाली वीडियो सबसे ज्यादा देख रहे हो। वही आपका मोर और लेस पोटेंशियल स्किल बेस हो सकता है। इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? महीना, 2 महीना, 3 महीना? 3 महीने बाद लैपटॉप ले लेना। अब फाइनली आते हैं लैपटॉप खरीदने के पहले स्टेप पर, जो हर कोई गलत करता है। लोग सबसे पहले लैपटॉप का ब्रांड देखते हैं कि किस ब्रांड का लैपटॉप लेना है। ब्रांड आपको सबसे लास्ट में देखना है और
ब्रांड्स में क्या देखना है वो भी मैं आपको सबसे लास्ट में ही बताऊंगा। आप सबसे पहले अपनी रैम रिक्वायरमेंट को क्लियर कर लो, क्योंकि जो हम स्टेप बताने वाले हैं वहां पर लैपटॉप को सिलेक्ट करने में ये बड़ा काम आएगा। प्रोडक्टिविटी वाले लोग अगर 30,000 से ऊपर का लैपटॉप ले रहे हो तो ट्राई करो 16 GB ऑफ रैम मिल जाए। नहीं मिलता तो बजट को बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत करना, 8 GB इज गुड इनफ फॉर यू। हैवी एडिटिंग, 3D एनिमेशन, ग्राफिक एनिमेशन, मशीन लर्निंग जैसे काम है तो ट्राई करो मिनिमम 32 GB ऑफ रैम लेने की, या फिर 16 GB की रैम लो और अपग्रेडेबल वाला ऑप्शन लेना कि कभी भी 16 GB की और लगाकर 32 GB की टोटल रैम कर लो। क्रिएटिव्स और गेमर्स तुम्हारे लिए भी सेम एडवाइस है। ट्राई करना आपको सिर्फ और सिर्फ DDR5 रैम वाले लैपटॉप्स ही लेने हैं। DDR4 वालों को रख सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में उसको बहुत नीचे रखना। उसमें दूसरी कोई बहुत कमाल की स्पेसिफिकेशन निकल गई तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं लैपटॉप के दिमाग के बारे में, द प्रोसेसर। सबसे पहले आपको प्रोसेसर्स के नाम के आगे U, P, HS, H और HX लिखा हुआ दिखेगा। U का मतलब परफॉर्मेंस सबसे कम, बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा। HX का मतलब परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा, बैटरी लाइफ सबसे कम। इस लिस्ट में लेफ्ट से राइट जाने पर परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी, बैटरी लाइफ घटती रहेगी, एंड वाइस वर्सा। अगर आप प्रोडक्टिविटी वाले कैटेगरी में हो और बजट 50,000 से कम है तो U और P वाला प्रोसेसर ही चूज करना, और अगर बजट 50,000 से ऊपर जा रहा है तो सिर्फ H सीरीज को ही कंसीडर करना। हो सकता है 50,000 से ऊपर आपको कोई लैपटॉप मिले जिसमें प्रोसेसर U और P सीरीज का है, लेकिन आपको उसमें GPU मिल रहा है, तो आपको इस जाल में नहीं फंसना है। आपके लिए CPU ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा H सीरीज ही चूज करना। ये कभी कभी वाली जो गेमिंग है वो H सीरीज भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। क्रिएटिव और हाई परफॉर्मेंस वाले आप लोगों के लिए H, HS और HX ही है। U और P को ऑप्शन में भी कंसीडर मत करना। अब कौन सा प्रोसेसर लेना है तो उसके लिए गूगल पर आओ, सर्च करो R23 बेंचमार्क CPU। नैनो रिव्यू करके सबसे पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करो, आपको CPUs की 3 पेज की एक लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपने Ryzen 3000 सीरीज और Intel 11 Gen से नीचे के कोई भी सीरीज नहीं उठानी। इसके अलावा रैंडमली कोई भी एक प्रोसेसर का नाम चूज करो, उसका नाम गूगल पर डालो, आपको उस प्रोसेसर के साथ आने वाले लैपटॉप दिख जाएंगे। अब आपके बजट से वो कितना ऊपर नीचे है उसके हिसाब से आप प्रोसेसर को एडजस्ट कर लो। मान लो आपने प्रोसेसर का नाम चूज किया, उस प्रोसेसर के साथ आने वाला लैपटॉप 1 लाख रुपए का मिल रहा है, आपका बजट 50,000 है, तो आपने जो प्रोसेसर चूज कर रखा है उससे बहुत नीचे आके कोई दूसरे प्रोसेसर को चूज करो। जब आपको आपके बजट के हिसाब से आपका प्रोसेसर मिल जाए तो 2-3 इंटेल के ऑप्शन चूज कर लेना, 2-3 राइजन वाले। अब हमें इस चॉइस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, तो इतना हमारे लिए बहुत है। अब हम सीधा GPU ढूंढेंगे। अब प्रोडक्टिविटी वाले, अगर तुम्हारा बजट 60-70 हजार से ऊपर नहीं जा रहा तो एक GPU कंसीडर मत करना, अच्छे से अच्छा प्रोसेसर चूज करो। लेकिन अगर बजट 60-70 से ऊपर जा रहा है तो GPU ले सकते हो। अब जैसे CPU के अंदर Intel और AMD थे, GPU के अंदर Nvidia और AMD है। अब जैसे मैंने प्रोसेसर के लिए बोला था कि आप AMD या Intel कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अगर GPU के नाम के आगे RTX लिखा हुआ है तो वो Nvidia ने बनाया है, अगर सिर्फ RX लिखा हुआ है तो वो AMD ने बनाया है। अब GPU में हमें GPU के नाम के साथ साथ एक और वैल्यू देखनी है जिसे हम कहते हैं TGP वैल्यू। इसका मतलब समझाने जाऊंगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल ये समझ लो कि जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना अच्छा आपका GPU परफॉर्म करेगा, और ये वैल्यू जनरेशन चेंज वैल्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है 3070, एक है 4070। नॉर्मली 4070 अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन अगर 3070 के अंदर 90 वॉट का TGP है और 4070 के अंदर 60 वॉट का, तो 3070 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब अगर Nvidia का GPU ले रहे हो और इन तीनों में से कोई भी GPU तुम्हारे प्राइस कैटेगरी में आता है तो एक चीज का ध्यान देना, 100 वॉट के बाद अगर आप इन तीनों में से किसी भी GPU को पावर देते जाओगे तो उसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये बात सिर्फ इन 3 GPUs के लिए लागू है, बाकी कोई भी जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अब GPU कैसे ढूंढना है, गूगल पर सर्च करो लैपटॉप GPU बेंचमार्क। आपको लैपटॉप मीडिया नाम से एक वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर आपको सारे GPUs मिल जाएंगे। जिन GPUs के आगे कुछ भी नहीं लिखा वो डेस्कटॉप वाले हैं, उनकी तरफ मत देखना। अब सेम CPU की तरह GPU में भी आप तुक्का मारोगे, जो आपके बजट में आ रहा होगा वो वाले लैपटॉप्स को चूज कर लोगे। ऐसा होने का बहुत चांस है कि जो आपने लैपटॉप पहले से CPU के लिए चूज कर रखा है, आपको उसी लैपटॉप के अंदर वही GPU मिल जाए जो आपने अभी यहाँ से देखा है। इस स्टेज में आपके पेशेंस का थोड़ा सा टेस्ट होगा, लेकिन ये स्टेप जरूरी है। चलो अब आपको एक कड़वे सच के बारे में बताता हूँ। आजकल आपने AI चिप वाले लैपटॉप को बहुत ज्यादा प्रमोट होते हुए देखा होगा। फ्यूचर में ये और भी ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लैपटॉप के अंदर कुछ भी गिमिक बहुत दिनों बाद आया है। अब इसे मैं गिमिक क्यों कह रहा हूं, उससे पहले ये भी जान लो कि शायद फ्यूचर में मैं ऐसे लैपटॉप को प्रमोट करूं, क्योंकि मुझे भी अपना घर चलाना है। लेकिन अगर वो लैपटॉप वर्थ नहीं होगा तो मैं आपको लास्ट में रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने वो लैपटॉप सिर्फ इसलिए कवर किया होगा क्योंकि मुझे ये बताना है कि इस कंपनी के इस लैपटॉप में ये फीचर आता है। मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको वो लैपटॉप तभी रिकमेंड करूंगा जब उसमें उस AI के अलावा बाकी सारी चीजें वर्थ द मनी है। अब ये AI चिप गिमिक क्यों है, क्योंकि ये
ये चिप तभी काम की है जब आपका AI वाला टास्क ऑन डिवाइस किया जाए, लेकिन मोस्टली जितने भी फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें एक्चुअली आप AI का यूज अपने काम के लिए कर सकते हो, वो सब के सब पायरेसी को बचाने के चक्कर में क्लाउड बेस्ड काम करते हैं। मतलब AI चिप वाले लैपटॉप में और विदाउट AI चिप वाले लैपटॉप में AI वाला वो काम जो क्लाउड बेस्ड है वो एग्जैक्टली सेम काम करेगा। तो एज ऑफ नाउ ये एक गिमिक है और फ्यूचर में आपको बहुत लोग इसे प्रमोट करते और रिकमेंड करते भी मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ AI चिप को नहीं देखना। अगर वो है, बाकी चीजें भी अच्छी हैं, तब वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन AI चिप आपके प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं आना चाहिए। चलो अब आते हैं स्टोरेज पर, और यहाँ पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। सभी को मिनिमम 512 GB रैम लेनी है और कोई भी हार्ड डिस्क पर ध्यान भी नहीं देना। सिर्फ दो चीजें देखना, अगर 30,000 से ऊपर लैपटॉप ले रहे हो तो तुम्हारे SSD के आगे NVMe या PSLE लिखा होना चाहिए। ये नॉर्मल वाली SSD से काफी फास्ट होती है। और दूसरा, आपको इनकी जनरेशन देखनी है, जितनी ज्यादा जनरेशन उतनी फास्ट SSD। इसके बाद विंडोज लैपटॉप के अंदर बैटरी को लेकर बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, सारे ही लैपटॉप 3 से 4 घंटे ही चलेंगे। अगर आप मोटे मोटे लैपटॉप देखते हो तो वहां पर आपको बड़ी बैटरी मिलेगी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर पावर हंग्री प्रोसेसर भी होगा, GPU भी होगा, तो वो बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा। ऑन दी अदर हैंड पतले लैपटॉप के अंदर पावर हंग्री चीजें नहीं होंगी, लेकिन ड्यू टू साइज उसमें छोटी बैटरी लगी होगी। तो ओवरऑल सारे ही विंडोज लैपटॉप आपको 3 से 4 घंटे का ही बैटरी बैकअप देंगे, अंटिल वो एक स्पेशल कंडीशन के अंदर नहीं आते। वो है इंटेल की ईवो सीरीज के लैपटॉप्स। अगर कोई भी ब्रांड ऐसा लैपटॉप बनाता है जो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, जिसके अंदर हाई बैटरी लाइफ भी इंक्लूडेड है, तो उसे इंटेल ईवो सीरीज का सर्टिफिकेशन दे देता है। अब ध्यान रहे कि ईवो सीरीज आपने तभी लेनी है जब आपको उसका एक्चुअल यूज हो, क्योंकि ये नॉर्मल लैपटॉप के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद बारी आती है डिस्प्ले देखने की। वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन लैपटॉप के अंदर आपको कुछ खास नहीं देखना। सबसे पहले 4K और 2K के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। देखो, जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा आपके GPU को उतना काम करना पड़ेगा स्क्रीन पर वो रेजोल्यूशन दिखाने के लिए। और लैपटॉप बाइंग में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो GPU और CPU है वो मैक्सिमम पावर हमारे काम के अंदर लगाए, ना कि स्क्रीन चलाने में या किसी और काम में। तो फॉर अ लैपटॉप रेजोल्यूशन 1080p या फुल HD प्लस इज मोर देन इनफ। दूसरा, एडिटिंग या कोई भी कलर करेक्शन वाला काम है जहां पर आपको एग्जैक्ट कलर दिखाने जरूरी हैं, वहां पर आपको sRGB और DCI P3 इन दोनों नंबर्स को देखना है। ये नंबर्स जितना ज्यादा 100 के पास होंगे उतना बेटर डिस्प्ले आपको मिलेगी। और ये काम सिर्फ एडिटर्स और कलर वाले लोगों को ही देखना है। प्रोडक्टिविटी वाले और कोडिंग वगैरह करने वाले लोगों को डिस्प्ले के ऊपर ध्यान नहीं देना। तीसरा, लोगों को OLED का चस्का पता नहीं क्या लगा हुआ है। लैपटॉप्स के अंदर कोई ब्रांड कितना ही क्लेम कर ले कि वो पिक्सल बर्निंग को अवॉइड कर सकता है, प्लीज उनकी बात मत मानना। 3 से 4 साल के बाद आपको पिक्सल बर्निंग का कहीं ना कहीं इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और गेमर्स, तुम्हें बस ध्यान देना है कि एक IPS डिस्प्ले मिले और 120 हर्ट्ज से ऊपर की मिले। अब बारी आती है सबसे लास्ट, ब्रांड्स की, कि हमें कौन सा ब्रांड चूज करना है। देखो, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, और ये जितनी भी चीजें हैं ये हर ब्रांड के 80% प्रोडक्ट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है। हो सकता है कि एक ब्रांड का कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो मेरे नंबर के हिसाब से बिल्कुल अपोजिट होगा, तो इक्का दुक्का चीजें इधर उधर हो जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही है जो मैंने नोटिस करा है। मेरे हिसाब से ये रहे 6 ब्रांड्स जिसके लैपटॉप आप कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पर Zebronics, Infinix, सैमसंग वगैरह आ जाते हैं। चलो, सैमसंग को तो एक बार को हटा दिया, लेकिन इन 6 के अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी भी 7वें ब्रांड की तरफ जाओ, क्योंकि वो रेगुलर लैपटॉप मेकर्स नहीं है। अब इन 6 ब्रांड्स के लिए मेरी दी हुई ये नंबर रेटिंग्स को एक बार ध्यान से देख लो, पॉज करो, पढ़ो। बिल्ड क्वालिटी, सर्विस, वैल्यू फॉर मनी, इन सारी कैटेगरीज के ऊपर मैंने इनको नंबर्स दे रखे हैं आउट ऑफ 10। अब इन नंबर्स के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को सेट कर लो, कौन सा लैपटॉप चूज करना है, उसमें ये लिस्ट बड़ी काम आएगी। और ये लिस्ट आज के हिसाब से है, आज से 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो और वहां पर किसी कंपनी ने बिल्कुल ही कोई अपोजिट काम कर दिया तो वहां पर मुझे मत कहना कुछ। इसके बाद और भी 4 चीजें हैं जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए एक लैपटॉप खरीदते टाइम, लेकिन अगर मैं वो सारी चीजें बताऊंगा तब सच में ये वीडियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि सिंपल से सिंपल स्टेप्स रहें ताकि जल्दी से जल्दी और विदाउट एनी सरदर्दी आप अपने लिए खुद एक परफेक्ट लैपटॉप चूज कर पाओ। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये तरीके बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और एक्चुअली में लैपटॉप खरीदते टाइम ऐसा कोई भी नहीं करता, लेकिन आपके सामने इन्हीं तरीके का यूज करके मैं अभी एक लैपटॉप चूज करूंगा और टाइमर भी स्टार्ट कर दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कितने टाइम में आप अपने लिए एक परफेक्ट
परफेक्ट लैपटॉप ढूंढ सकते हो। तो मुझे चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए और मेरा बजट है 60 से 65,000 रुपए। सबसे पहले मैं CPU सर्च करूंगा, तो इस वेबसाइट पर आकर रैंडम कोई भी प्रोसेसर चूज कर लेता हूं और फॉर्चुनेटली मुझे पहले ही अटेम्प्ट में प्रोसेसर मिल गया है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप इस लिस्ट में ऊपर या नीचे अपने बजट के हिसाब से चले जाना। बजट कम है तो इससे नीचे का प्रोसेसर, बजट ज्यादा है तो ऊपर वाले प्रोसेसर। अब मुझे पता है मेरे काम में जीपीयू की भी जरूरत है, तो मैं जितने भी लैपटॉप चूज करूंगा वो जीपीयू बेस्ड होंगे और 16 GB ऑफ रैम होनी चाहिए। इंटेल के 2-3 ऑप्शन हो गए, अभी राइजन के डाल देते हैं। अब राइजन का ये प्रोसेसर थोड़ा सा आउट ऑफ बजट जा रहा है तो मैं उसकी जगह ये वाले को चूज कर लेता हूँ। अब बारी है जीपीयू की। मेरे हिसाब से एक अच्छे टीजीपी के साथ 3060 सही रहेगा। तो जितने भी लैपटॉप मैंने चूज करे थे वो सारे मेरे प्राइस के हिसाब से सही है, लेकिन उन सब में 3050 है। अब क्योंकि एडिटिंग के लिए प्रोसेसर भी इंपॉर्टेंट है तो मैं वहां पर कॉम्प्रोमाइज न करते हुए जीपीयू पर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। तो ये तो 2050 के साथ है, इसको हटा दो, बाकी सारे 3050 के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आप लैपटॉप के केस में अपने बजट को स्ट्रेच कर सकते हो। मेरा मैक्सिमम 65 था, लेकिन अभी क्योंकि ये मुझे अच्छा दिख रहा है तो इस वजह से इसके लिए मैं 70 दे सकता हूं, बिकॉज दिस मशीन विल क्रिएट मनी फॉर मी। अब ये दोनों प्रोसेसर के साथ ये दोनों लैपटॉप मुझे ठीक लग रहे हैं। अब इन दोनों प्रोसेसर को मैं कंपेयर करूंगा। वापस से नैनो रिव्यू पर जाना है, सीपीयू वाले सेक्शन में जाकर इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। ये है एक, यह है दूसरा। अब प्रोडक्टिविटी के लिए मल्टी कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और वहां पर राइजन ज्यादा अच्छा है और ओवरऑल भी देखने में राइजन ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब राइजन वाले लैपटॉप के अंदर जो 3050 है उसका टीजीपी चेक कर लेते हैं। वो एक्चुअली यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं लिखा, लेकिन लैपटॉप की टोटल पावर सप्लाई 135 वॉट लिखी हुई है। तो आई गेस जीपीयू का टीजीपी 80, 85 या 90 वॉट के आसपास होगा या उससे ज्यादा हो सकता है। अब इसी बजट में मैंने 100% sRGB वाले डिस्प्ले को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन फिर बजट और भी ज्यादा महंगा चला जा रहा था, तो मैंने डिस्प्ले पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करा और यही लैपटॉप को फाइनल कर दिया। रही बात ब्रांड की, तो इस लिस्ट के हिसाब से और मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से भी मुझे वैल्यू ज्यादा पसंद है और वहां पर एसर और लेनोवो दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और ये सारा प्रोसेस करने में मुझे 7 मिनट 5 सेकंड लगे। अब मैं इस लैपटॉप का रिव्यू देखूंगा, इसका इसी के कंपेटिटर के साथ कंपैरिजंस देखूंगा और अगर इसमें कोई हीटिंग इशू या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह निकलता है तो मैं वापस से स्टेप 1 पर चला जाऊंगा और लैपटॉप ढूंढना दोबारा से शुरू कर दूंगा। तो चीजें जितनी दूर से दिखती हैं एक्चुअली में उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। सेम ऐसे ही तरीके से अगर आपको अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन भी ढूंढना है तो उसकी वीडियो यहाँ पर है, आप वहीं पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूं।